वेलकम फ्रेंड, मैं अमित तिवारी आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत किस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे? पहले वंश देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया, वंश को पढ़ेंगे, देन प्रशासन पढ़ेंगे, स्थापत्य कला पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में साहित्य पढ़ेंगे। आज हम लोग वंश से स्टार्ट करते हैं। ये कोई भी एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी, जेपीएससी, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि किस क्रम में कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत पे काबिज हुआ। तो पहला वंश था गुलाम वंश, जिसको हम लोग ममलुक सुल्तान भी बोल सकते हैं या प्रारंभिक तुर्क सुल्तान बोल सकते हैं, जो 1206 से लेकर 1290 तक वहाँ पे रहा। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1398 तक, या कहीं कहीं 1320 से 1414 तक लिखा रहता है। देखिए 1398 क्यों मैं लिख रहा हूँ, 1398 में क्या हुआ था कि दिल्ली पे हमला हुआ था। किसका? तैमूर का। तो बहुत कुछ तहस नहस हो गया था वहाँ। ठीक है, एक तरीके से वो तुगलक वंश ख़त्म ही हो गया था। लेकिन ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर 1414 सैयद वंश आता है, 1414 से लेकर 1451 तक। लास्ट में लोधी वंश 1451 से 1526 तक। 1526 में दिल्ली सल्तनत पे जो लोधी वंश खत्म हो जाता है, एक नया वंश आता है मुगलों का, मुगल वंश। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर हराता है 1526 में। ठीक है, मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बहुत ही फ्रेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, जोश में नहीं होश में पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आजकल 80% से कम लाइएगा, कट ऑफ क्रॉस नहीं कीजिएगा पीटी का। ठीक, आराम से देखिए। दिल्ली सल्तनत से आएगा गुलाम वंश से। आज हम लोग गुलाम वंश को डील करेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा प्री में, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में। आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। अब देखिए, ये गुलाम वंश का जो संस्थापक है ये कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक यहाँ पे कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जो तराइन की जो दूसरी युद्ध होती है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान को हम लोग पृथ्वीराज चौहान थर्ड भी बोलते हैं। ठीक, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, उनके बीच युद्ध होती है। उस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। इस तरीके से क्या होता है कि 1192 से लेकर 1206 के पीरियड में ये क्या करता है कि मोहम्मद गौरी द्वारा जो जीते गए नॉर्थ इंडिया के जो भाग होते हैं उसका प्रशासन संभालता है, और मोहम्मद गौरी का बहुत ही विश्वास पात्र रहता है ये। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश जो है, इसको हम लोग गुलाम वंश बोलना एग्जैक्टली एक सूटेबल वर्ड तो नहीं है। इसके बारे में अगर ये बोला जाए कि ममलुक सुल्तान, क्या बोला जाए? ममलुक सुल्तान। ठीक है, सुल्तान या ममलुक सुल्तान, या इन लोगों को बोला जाए प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक, तो गुलाम वंश देखते हैं हम लोग, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। गुलाम वंश, इसका संस्थापक, अब बुक में ये दिया हुआ है गुलाम वंश, तो हम लोग गुलाम वंश ही पढ़ते हैं। तो इसका अक्सर एग्जाम आ जाएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन रहते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है फ्रेंड, अब देख लेते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। एक तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, चार्ट के रूप में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, अब इसके बारे में देखिए ये क्या था।
ऐबक जनजाति का था। ठीक, और ये गुलाम वंश वाले एक वंश के नहीं थे, सारे अलग अलग वंश के थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐबक जनजाति का था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसे कुरान ख्वां भी कहा जाता है। ऐबक एक तुर्क जनजाति था। कुरान ख्वां इसे काहे कहा जाता है, ये बचपन से ही कुरान पढ़ने में ये बहुत ही सुरीला था, बहुत ही सुरीला आवाज़ में कुरान पढ़ता है। इसके साथ क्या हुआ था, बचपन में ये कहाँ रहता था, निसापुर में रहता था, निसापुर में। और निसापुर से इसको क्या होता है कि वहाँ के जो काजी होता है उसका नाम था फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी जो होता है वो इसको खरीदता है, दास के रूप में खरीद लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। बाद में इसको गजनी लाता है, और गजनी में लाके इसको मोहम्मद गौरी के हाथ बेच देता है। तब से ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ रहता है। तो इसको कुरान ख्वां भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता था, क्योंकि कुरान का पाठ करने वालों को कुरान ख्वां कहा जाता है। बचपन से अच्छा सुर में कुरान करता था। ठीक, अब देखते हैं इसके बारे में। अमीर आखूर, अमीर आखूर जो इसको पद मिला, इसको कैसे मिला, ये अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पे इसको मिला था। ठीक है, ये गौरी का विश्वास पात्र बन गया था अपने अच्छे काम, अपने प्रतिभा, लगन, ईमानदारी से। तो मोहम्मद गौरी ने इसको अमीर आखूर की उपाधि दी। ठीक है, पद दे दिया। तो उपाधि नहीं, ये पद है एक तरीका से। अमीर आखूर का मतलब होता है घोड़ों के सरदार, घोड़ों के सरदार। ठीक है, इसका राज्याभिषेक होता है 14 जून 1206 को, यानी मोहम्मद गौरी के मृत्यु के 3 महीने बाद। और ये राजधानी कहाँ पे बनाता है, राजधानी को बनाता है लाहौर को। लाहौर कहाँ है, अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। ठीक, लाहौर प्रेजेंटली कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। देखते हैं आगे हम लोग। ये अपने लाइफ में कभी भी सुल्तान का पद नहीं लेता है, कभी भी नहीं पद लेता है, सुल्तान का उपाधि धारण नहीं करता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है केवल मलिक हो गया या सिपह सलार हो गया, सिपह सलार के जो पदवियों से अपने आप को संतुष्ट रखता है, कभी भी सुल्तान का पद नहीं लेता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसे लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लाख बख्श। क्यों कहा जाता था इसे, इसलिए कि ये लाखों का दान करता था, लोगों में बहुत ही दानी प्रवृत्ति का था, तो करता था लाख बख्श, तो इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। दिन हम लोग इसके बारे में एक और चीज़ देखते हैं। हम लोग केवल उसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं जो एग्जाम में आता है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 1208 में क्या होता है, इसको दास्ता से मुक्ति मिलती है। कैसे मिलती है कि जो मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी होता है उसका क्या नाम था, गयासुद्दीन महमूद। क्या नाम था उसका, गयासुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद जो होता है से इसको मुक्ति पत्र प्राप्त होता है। तो फिर 1208 से क्या होता है, ऐबक दास्ता से मुक्त हो जाता है। ठीक, इसने 2 मस्जिद बनवाई थी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में था, दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में था। ये दोनों मस्जिद था, दोनों याद रखिएगा आप लोग, अक्सर एग्जामों में आ जाता है। उसके बाद एक और इसका बनवाया हुआ है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण इसने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, इसके समय में जो पहली मंजिल थी बन गई थी। इसका काम जो है फिनिश किया था इल्तुतमिश ने, जो तीसरा सुल्तान बनता है इस वंश का। तो जब 4 मंजिल का बनवाया था इल्तुतमिश,
हाइट कितनी थी, 225 फीट। लेकिन क्या होता है कि फिरोज शाह तुगलक, जब तुगलक वंश हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखेंगे के समय क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक के समय उस पर बिजली गिरती है। बिजली गिरने से क्या होता है, जो चौथा फ्लोर होता है वो नष्ट हो जाता है। फोर्थ फ्लोर नष्ट हो जाने के कारण क्या करता है कि जो फिरोज शाह तुगलक होता है वो जो चौथे फ्लोर पे 2 छोटे छोटे फ्लोर बनवा देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो कुतुब मीनार है टोटल 5th फ्लोर का हो जाता है, उसकी हाइट भी 9 फीट बढ़ जाती है और 225 की जगह पे 234 फीट का हो जाता है। ठीक, अब इसका डेथ कैसे होता है देख लिया जाए। चौगान खेलते हुए, चौगान एक टाइप का गेम है, पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिर के, और लाहौर में इसको दफना दिया जाता है। ठीक है, 1210 में इसकी मृत्यु होती है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, इसका एक सहायक सेना नायक था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया था। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बख्तियार खिलजी का नाम, क्योंकि अक्सर एग्जामों में बीपीएससी जेपीएससी में पूछ दिया जाता है। ठीक, तो ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने ये गुलाम वंश का जो था, स्लेव डायनेस्टी का न्यू रखा था। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट जो था आराम शाह था। आराम शाह के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। आराम शाह के बारे में देखिए ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। आराम शाह के बारे में बस ये जानकारी है कि 8 महीने तक ये रहा और इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होती है। जो इल्तुतमिश होता है उस समय बदायूं का गवर्नर होता है और इसको हटा दिया जाता है, आराम शाह को कॉन्स्पिरेसी करके। तब ये थोड़े समय के लिए आता है फिर चला जाता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, उसके बाद इसको साथ क्या होता है कुछ खास जानकारी नहीं है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सुल्तान बनता है ये इल्तुतमिश है। इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है ऐबक, इल्तुतमिश, ये हो गया। तीसरा हो गया बलबन, चौथा रजिया। 4 इसके फेमस हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने का उम्मीद रहता है। ठीक है, अब इल्तुतमिश जो हो गया ये इल्बरी जनजाति का था। कौन से जनजाति का था, इल्बरी जनजाति का। और ये ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। क्या था, ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। इसने राजधानी को दिल्ली ले आया। लाहौर, पहले ऐबक के टाइम में राजधानी कहाँ था, लाहौर था, ये दिल्ली लाया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। क्यों इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि ऐबक जो था, गौरी का गुलाम कौन था, ऐबक था, और ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था, इसलिए गुलाम का गुलाम इसको कहा जाता था। ठीक, अब ये दिल्ली का पहला सुल्तान था। ठीक है, जो 1229 में क्या हुआ था, इसमें बगदाद के जो खलीफा से सुल्तान की पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था। ये दिल्ली का जो फर्स्ट ऐसा सुल्तान था जो बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति लिया था सुल्तान के पद का। खलीफा जो था ने इस इल्तुतमिश की शासन की पुष्टि किया, वो सारे क्षेत्र में कर दिया था जो इसके द्वारा विजित था, जो इसके कंट्रोल में था, और इसे सुल्तान आजम की उपाधि दिया था। ये कौन दिया था, खलीफा द्वारा मिला था, बगदाद के खलीफा द्वारा। ठीक, अब एक और चीज़ देखा जाए, इसको दास्ता से मुक्ति कैसे मिलती है। देखिए होता क्या है, दास्ता से ये कैसे मुक्त होता है कि होता क्या है कि 1200 देखते हैं हम लोग दास्ता से इसको मुक्ति कैसे मिलता है इल्तुतमिश को, कि होता क्या है, 1205-6 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए एक अभियान चलाया गया मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ। इल्तुतमिश जो था उस समय ऐबक के साथ था और इसने बहुत ही साहस और कौशल का परिचय दिया। इससे प्रभावित होकर जो मोहम्मद गौरी था उसने ऐबक को बोला
कि इसको दास्ता से मुक्त कर दो, और ऐबक ने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। ठीक। फिर इसके समय एक और चीज़ होता है, चंगेज खां का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। होता क्या है कि जो भारत के जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर होते हैं, जो उत्तरी पश्चिमी भाग थे, चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे आया था। क्यों आया था? कि जो चंगेज खां के प्रकोप से बचने के लिए और एक तरफ से अपने रक्षा के लिए जो ख्वारिज्म शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी, वो सिंधु घाटी पहुंचता है। ठीक है, सिंधु घाटी पहुंचता है वो। इससे क्या होता है कि जो चंगेज खां अपना एक दूत भेजता है इल्तुतमिश के पास, बोलता है कि मंगबरनी की कोई सहायता मत करो। इल्तुतमिश ऐसा ही करता है, मंगबरनी की कोई सहायता नहीं करता है। और मंगबरनी 1224 में चला जाता है यहाँ से। इससे क्या होता है कि जो चंगेज खां और इल्तुतमिश के बीच की जो प्रॉब्लम रहती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है। एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये जो मलिक जानी है बिहार का सूबेदार, ये कैसे बनता है ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। जो इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ने क्या किया, बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अधिकार कर जो राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिमासुद्दीन एवाज जो थे, हिमासुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने पराजित होने के बाद इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। अब इल्तुतमिश क्या करता है कि एवाज के स्थान पे मलिक जानी को क्या करता है, बिहार का सूबेदार बना देता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जब गुलाम वंश का शासन चल रहा था तो उस समय बिहार का सुल्तान इल्तुतमिश किसको बनाया था, तो मलिक जानी को बनाया था बिहार का सूबेदार। ठीक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना कहाँ से रहता है, सिक्कों से। देखिए, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। सबसे पहले सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये था। 2 सिक्का था, पहला चांदी का था जिसको टंका कहा जाता था, ये सब 175 ग्राम का था। दूसरा था तांबे का जिसको जीतल कहा जाता था। ठीक। अब जो एक और प्रथा उसने स्टार्ट करवाया था, जो सिक्का है, क्वाइन है, क्वाइन पे जो टकसाल का नाम खुदने का परंपरा स्टार्ट करवाया। ठीक है, कि कोई भी सिक्का है वो कहाँ खुदेगा, बनेगा, वो बनेगा टकसाल में। तो जिस टकसाल में बनेगा उस टकसाल का नाम उस सिक्के पे रखना। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1229 का घटनाक्रम देखते हैं। 1229 में क्या होता है, किस तरीके से इसको वैध सुल्तान और दिल्ली को स्वतंत्र राज्य मिल जाता है। होता क्या है, 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खलियत का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इल्तुतमिश को वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिल जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है। ठीक। अब न्याय की जो मांग है ये देखते हैं इसके बारे में टॉपिक। तो इब्न बतूता जिस तरह से वर्णन किया है उसमें इब्न बतूता ने क्या लिखा है कि इब्न बतूता के वर्णन के अनुसार इल्तुतमिश के महल के सामने संगमरमर की इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियाँ स्थापित कराई थी, जिनके गले में 2 घंटियाँ लटकी हुई थी। ठीक है, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। ठीक है, इस तरीक़ा से न्याय मांगा जाता था। अब डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी हैं, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार देखा जाए तो भारत में मुस्लिम संप्रभुता जो है, मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। ये किसने बोला था, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने। भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। बाइसर विल्जले हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। ये किसने बोला था, हेग ने। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश
जो था वो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्या था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये किसने बोला था? ईश्वरी प्रसाद ने। ठीक है। और इसके बारे में और देख लिया जाए हम लोग, हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? नियर दिल्ली कुहान के पास। एकता प्रणाली चलाई। तुर्कान चिहलगानी चलाया। तुर्कान चिहलगानी क्या था? ये 40 जो थे ना गुलाम सरदारों का एक संगठन था। ठीक है, उसका निर्माण करवाया। फिर सबसे पहले जो दिल्ली के जो अमीर लोग थे उनका दमन किया। ठीक है, इसकी मृत्यु 1236 में होती है, अप्रैल में। 1226 से लेके 34 के बीच में इसके द्वारा जीते गए युद्ध को देख लिया जाए तो रणथंभौर हो गया 1226 में। ठीक है, ये सारे लिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। जालौर वगैरह, ग्वालियर, मालवा, पिलसा, उज्जैन, बंगाल 1231। ठीक, ये सारे युद्ध थे जो इसने जीता था। ठीक है, युद्ध हुआ था, इन सबको जीत लिया था वो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं चौथे शासक पे। उसका क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो था इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है, और इसकी माँ का नाम था शाह तुकरान। देखिए होता क्या है, ये एक अयोग्य शासक था। क्या था? अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश का पुत्र था इसलिए शासक बन गया। इसकी माँ क्या जो थी, शाह तुकरान, वो इसके बदले इनडायरेक्टली शासन कर रही थी। लेकिन होता क्या है, 9 नवंबर को 9 नवंबर 1236 को इन दोनों की मर्डर हो जाती है। ठीक है, जो 40 लोग का ग्रुप बनवाया था चिलगनी इल्तुतमिश, उनके द्वारा। नेक्स्ट जो बनती है, पहली बार कोई मुस्लिम महिला बनती है, रजिया बेगम, 1236 से 1240 के बीच में। ये कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। पहली मुस्लिम रूलर थी, पहली मुस्लिम वुमन रूलर, पहली ऐसी मुस्लिम महिला रूलर बनी थी। इसने क्या किया? पर्दा प्रथा को त्याग दिया, पुरुषों की तरह चोगा हो गया। चोगा एक तरीके से काबा होता है, एवं कुलाह मतलब टोपी। कुलाह क्या होता है? टोपी होता है। वो पहन के राज दरबार में खुले मुंह आने लगी। ठीक है, इसने क्या किया? मलिक जमालुद्दीन याकूत था, उसको अमीर अखूर बनाया, घोड़े का सरदार बनाया। इसी एक और इसका क्या था, राजनीतिक दृष्टि से, जो रजिया सुल्तान की राजनीतिक दृष्टि से उसने क्या की, राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के जो स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया कि भाई जो सूबेदार हो गए, सरदार हो गए, इन लोगों को ज़्यादा ताकतवर दो, सेंट्रलाइज जो सुल्तान है उसके हाथ में सारा पावर रहे, बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। ठीक है, रजिया को हटाने में तुर्कों का हाथ था। इन लोगों ने क्या किया, जो भटिंडा का गवर्नर था मलिक अल्तुनिया के साथ मिल के क्या किया, साजिश किया हटाने के लिए, विद्रोह कर दिया। बाद में हटाया भी। कारण क्या था हटाने का, कि जो रजिया सुल्तान थी, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से जो तुर्की अमीर खुश नहीं थे। जो गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के जो प्रयास थे, उसे जो तुर्की के अमीर खुश नहीं थे, इसलिए इसके खिलाफ विद्रोह किया गया। अब मलिक अंतुनिया जो समय बटिंडा का गवर्नर था, उसके साथ मिलकर विद्रोह किया गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। रजिया बेगम को रजिया सुल्तान भी बोला जाता है। ठीक है, बंदी बना लिया गया। अब बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया मुइजुद्दीन
बर बहराम शाह को। ये क्या था, हाफ ब्रदर था रजिया सुल्तान का, मतलब सौतेला भाई था। ठीक है। बाद में क्या होता है कि मलिक अंतुनिया रजिया सुल्तान आपस में शादी कर लेते हैं, यानी रजिया सुल्तान मलिक अंतुनिया से विवाह कर लेती है, दोनों का विवाह हो जाता है। ठीक है। विवाह के बाद एक बार फिर से रजिया बेगम या रजिया सुल्तान चाहती है कि हम सत्ता पे आए, लेकिन वो वापस सत्ता हाथ उसके नहीं आता है, नहीं हासिल कर पाती है, असफल रहती है। और 13 अक्टूबर को क्या होता है, 13 अक्टूबर 1240 को, ठीक है, 13 अक्टूबर 1240 को क्या होता है, 1240 को रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है कैथल के। कैथल एक जगह है, कैथल के पास डाकुओं द्वारा या जाटों द्वारा इसकी, रजिया की और मलिक अंतुनिया दोनों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुइजुद्दीन, इसके बारे में देख लेते हैं। बहराम शाह, ये 40 से 42 साल तक रहा। इसके बीच में जो 40 लोगों का जो संगठन बना था वो डिसऑर्डर हो जाता है, वो लोगों में मनमुटाव भी हो जाते हैं। ठीक है। और इस पीरियड में क्या होता है कि मंगोल भी इन्वेड करते हैं, पंजाब सैक कर देते हैं लाहौर को। इससे क्या होता है कि इसको जो कंस्पिरेसी होती है इसके खिलाफ, और जो 40 लोगों का संगठन होता है, जो चहलगानी लोग था, इसको दिल्ली के फोर्ट में कैद कर देते हैं। फिर इसकी 1242 में डेथ हो जाती है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में। ठीक। अब ये जो था पपेट था, किसका, चहलगानी का। और ये अलाउद्दीन मसूद शाह जो था 4 साल तो रहा, लेकिन मनोरंजन और दारू का, तो वाइन का बहुत ही शौकीन था। ठीक है। इसको क्या करता है, बलबन ने अपने षड्यंत्र से इसको हटाया। बलबन ने षड्यंत्र द्वारा 1246 में इसको हटाकर किसको बनाता है, नसीरुद्दीन मोहम्मद को बना देता है। और जो नसीरुद्दीन मोहम्मद रहता है, जो नेक्स्ट बनता है, ये बहुत ही रिलीजियस पर्सन था, बहुत ही धार्मिक स्वभाव का इंसान था। इसका मैक्सिमम टाइम तो चला जाता था प्रार्थना करने में ही। फिर ये दान धर्म हो गया, इन सब में ज़्यादा विश्वास रखता था। जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनका मदद करता था, मतलब ये इन सब में लगा रहता था। ये इतना ईमानदार था कि ये अपना टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। क्या, टोपी को सीकर अपना जीवन यापन कर निर्वाह करता था ये। ठीक है। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था, नसीरुद्दीन मोहम्मद से कर दिया था। ठीक। और इसके शासनकाल में क्या होता है कि बलबन जो होता है वो एक्चुअली में पूरा शासन संभालता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बलबन। ये बनता है राजा। जब बलबन बनता है, अब बलबन के बारे में देख लो तो ये, इसका जो पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन था। क्या नाम था, गयासुद्दीन बलबन। इसका रियल नेम क्या था, बहाउद्दीन। ठीक। एक और इसका नाम था उलूग खां, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये इलबरी जनजाति का था। ठीक है। और ये एक नई वंश का नींव डालने का प्रयास किया था। उस वंश का नाम था बलबनी वंश। ठीक। ये भी गुलाम था। इसके बारे में देख लेते क्या होता है कि जो बलबन है वो बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। ठीक। 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया,
जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात इसको खरीद लिया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश 1233 ईस्वी में बलबन को खरीद लिया था। अब देखते हैं बलबन की योग्यता के बारे में, इसको खसदार पद कैसे मिला। ठीक, बलबन की योग्यता से प्रभावित होकर इसको इल्तुतमिश ने ही खसदार का पद दिया था, और अमीर शिकार का पद जो है रजिया सुल्तान के काल में इसको मिला था। ठीक, जो बलबन था वो रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में तुर्क सरदार थे, उनका साथ दिया था, जिसके रिजल्ट में इसको क्या मिलता है, जो बहराम शाह था उसने सुल्तान बनने पर क्या किया, इसको अमीर अखूर की पद दे दिया। ठीक है, बहरुद्दीन रूमी की कृपा से इसको रेवाड़ी की जागीर मिल गई। ठीक, किसके कृपा से मिली थी, बदरुद्दीन रूमी की कृपा से। ठीक है, हांसी की सूबेदारी भी इसको मिल जाती है। होता क्या है, मसूद शाह को सुल्तान बनाने में क्या करता है, तुर्कों का साथ देता है, जो तुर्क अमीर होते हैं उसका रिजल्ट जब साथ देता है उससे क्या होता है, इसको हांसी की सूबेदारी मिलती है। ठीक, अब ये 1249 में क्या करता है बलबन, अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देता है, सुल्तान नासिरुद्दीन से कर देता है। इस अवसर पे उसे उलूग खां की उपाधि मिलती है और नायबे ममलिकात का पद दिया जाता है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट जो VVI है, ये इम्पोर्टेंट देखना आप लोग, अक्सर एग्जाम में आते हैं। रक्त और लौह का नीति अपनाया किसने, बलबन ने। बलबन के राजत्व के मुख्यतः जो सिद्धांत थे, जो विशेषकर सिद्धांत थे, इसका क्या सिद्धांत था, बलबन सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। बलबन के जो राजत्व की दो मुख्य विशेषताएं क्या थी, यही थी, पहला सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, दूसरा सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए होता क्या है, अब बलबन ने क्या किया था, जो फारस के लोक प्रचलित वीर थे उनसे प्रेरणा लेकर अपनी राजनीतिक आदर्श का निर्माण किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयास किया और राजा को धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि मतलब नियामत खुदाई माना गया। ठीक है, राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व यानी नियामत खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है, मतलब जो सुल्तान है उसके ऊपर केवल पैगंबर है, पैगंबर के बाद वो है। ये बलबन की नीति थी। ठीक, अब अपने इसका ये तरीका था, इसका मानना था राजा जो है जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। जो राजा होता है वो जिले अल्लाह या जिले इलाही मीन्स ईश्वर का प्रतिबिंब है राजा, इसका ये मानना था। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों का स्थापना किया था। बलबन, याद रखिएगा अपना, अक्सर पूछ देता है कि भाई कौन सा पहला सुल्तान था, तो बलबन था दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों का स्थापना किया था। उसने अपने पुत्र जो था बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां, उसका पुत्र का क्या नाम था, बुगरा खां। बुगरा खां से लिख देता हूं मैं, बुगरा खां।
बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का जो पद होता है निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक, किससे कहा था? बलबन ने अपने पुत्र से कहा था सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। फ्रेंड, कुछ बातें जो इसमें नहीं होगा मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से 1-2 बार सुनिएगा इसको, इससे बाहर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या किया था आगे अपने देखा जाए, सिजदा प्रथा का स्टार्ट करवाया। सिजदा प्रथा क्या होता है? अक्सर पूछ देता है। सिजदा प्रथा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, ठीक है। पाबोस प्रथा स्टार्ट करवाया। पाबोस प्रथा क्या है? सुल्तान के चरणों को चूमना। नौरोज क्या है? नौरोज एक त्यौहार है। ये सारा स्टार्ट करवाया, ठीक है। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए इसने क्या किया था? एक सैन्य विभाग बनवाया था। उस विभाग का क्या नाम था? दीवाने अर्ज। बलबन ने अपना सेना मंत्री किसको बनाया था? इमादुल मुल्क को बनाया, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। ये बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त करके रखा था ताकि इसको कभी भी धन की कमी ना हो, ठीक है। जो इल्तुतमिश तुर्कान चेहलगानी बनवाया था, इसका विनाश कर दिया बलबन ने, ठीक है। सीरी नामक एक नया नगर बसाया। सीरी एक जगह है, एक नया नगर बनाया, न्यू नगर बनाया, ठीक। और इसके दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहा करते थे। दोनों फारसी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, दोनों बलबन के दरबार में रहा करते थे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब आखिरी देखिए जो है शासक ये था कैकबाद। ये 1287 से 1290 तक रहा, ठीक है। होता क्या है कि एग्जैक्ट जानकारी तो इसके बारे में नहीं मिलता है कि इस समय क्या होता है कि बलबन जो होता है किसी और को अपने अंतिम समय में वो नियुक्त करता है, लेकिन जो नोबेल्स थे वो लोग इसका नाम सजेस्ट करते हैं कैकबाद का, और ये 17-18 साल के एज में राजा बनता है। बाद में क्या होता है, ये पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। और उसी समय क्या होता है कि जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, और जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करके इसको मार देता है। मार के ये गुलाम वंश का समाप्ति कर देता है, और एक नया वंश खिलजी वंश का नींव रखता है। खिलजी वंश का नींव रखता है। इस तरीक़ा से खिलजी वंश ख़त्म हो जाता है। पहला शासन कौन था? ऐबक। आखिरी ये। एक और बात याद रखिएगा, इस वंश को गुलाम वंश तो बोला जाता है, लेकिन दिल्ली का ममलूक वंश या प्रारंभिक तुर्क सुल्तान बोलना इसलिए भी अच्छा है इसके बारे में कि इसमें देखा जाए गुलाम 3 ही लोग थे। एक ऐबक था, दूसरा इल्तुतमिश था, तीसरा बलबन था। यही तीनों गुलाम थे इस वंश में देखा जाए तो, ठीक है फ्रेंड। आप लोग अपना राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब श्योर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में, और अपना कमेंट जरूर दीजिए कि क्या सुधार करना है और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, उस अनुसार चेंजिंग किया जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर हम लोग जाने का प्रयास नहीं करेंगे। जो कुछ आगे पीछे छोटा होगा नेक्स्ट वीडियो में मैनेज कर लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।